Hello, good morning, students. Today we are starting chapter number 4 of your Indian Economic Development book, that is Strategy of Industrial Growth 1947 to 1990. Industries. There are three sectors in our economy: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Industries are the part of secondary sector. Industry plays a very significant role in our GDP. Here the first topic is given, that is importance of industry. Industries plays an important role in the context of growth and development of a country. फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया. जब हम इंडिया की बात करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री की, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है. फर्स्ट पॉइंट इज एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडस्ट्री सर्व्स द एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एपिसेंटर मतलब एक तरह से सेंटर पॉइंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो सिर्फ इंडस्ट्रीज ही हैं. As here some points are given. First is, as GDP rises there is a structural transformation in the economy. जैसे GDP बढ़ता है इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है. सेकेंड पॉइंट्स, इंडस्ट्रीज स्टार्ट्स रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ. दिस इज बिकॉज अनलाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स which the consumers would like to consume as their income rises. क्या होता है जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं तो वो जो एग्रीकल्चर है, ग्रोथ का जो इंजन हम इसको मानते हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है एग्रीकल्चर, तो ये उसको रिप्लेस करता है. क्योंकि एग्रीकल्चर से क्या है, सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट ही तैयार होते हैं, जो क्रॉप्स ही हैं वही प्रोड्यूस हो सकती हैं. पर इंडस्ट्रीज से तो सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है, इसमें वाइड रेंज है. तो अगर इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल गुड्स खरीदना चाहेगा, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ होना ज़रूरी है और उससे हमें फ़ायदा भी मिलेगा. नेक्स्ट, द राइज ऑफ डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ राइज इन इनकम इज ऑलवेज वेरी मॉडेस्ट, बिकॉज एग्रीकल्चरल गुड्स लाइक rice and wheat are the necessities of life and have low income elasticity of demand. जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर राइस और वीट, ये नेसेसिटी तो है लाइफ की, बट इनकी जो इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत कम है. नेक्स्ट इज, दस इंडस्ट्री रिप्लेसेस एग्रीकल्चर एज एन एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ. एग्रीकल्चर से उतना मनी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, डिमांड के बेसिस पे भी इनकम में उतना राइज नहीं होता जितना इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस में होता है. तो इसीलिए बोला गया है कि जो इंडस्ट्री है उसने रिप्लेस कर दिया है एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ को फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. सेकेंड वन इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दिस बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन एंड द लेबर फोर्स इज राइजिंग रैपिडली. एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है कि लैंड तो लिमिटेड है, जो लेबर क्लास लोग हैं या लेबर साइज जो है वो बढ़ती जा रही है, जो लेबर फोर्स है वो इंक्रीजिंग हो रही है रैपिडली. तो जो एक्स्ट्रा लेबर्स हैं उनको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए, तो इंडस्ट्री उनके लिए बहुत बड़ा source of employment है. In fact, with the rise in agricultural productivity, farming sector has released a large supply of labor force. It can be gainfully employed only in occupation outside agriculture. Industries play an important role in the context. Next one is third point, source of mechanized means of farming. इंडस्ट्रीज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग. मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग मीन्स होता है कि जो भी हम फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं या क्रॉप्स का हम जो भी वर्क करते हैं, सॉइल का जो भी वर्क करते हैं, वो सब हम हाथ से ना करके थ्रू यूज़ ऑफ मशीन्स वो वर्क हम करें. यूज़ ऑफ मशीन्स लाइक थ्रेशर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स इन फार्मिंग हैज़ बीन पॉसिबल ओनली ओइंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. अब ये जो हार्वेस्टर हैं, ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, ये हमें कहाँ से मिले? ये हमें इंडस्ट्री से ही तो मिले ना, क्योंकि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ तब वहाँ ये सब मशीन्स प्रोड्यूस हुई और आज हम इनको फार्मिंग में यूज़ करते हैं. मैकेनाइजेशन हैज़ कॉज्ड an exponential rise in the farm productivity. It is owing to mechanization in farming that India has succeeded in producing enough food for second most populated country in the world. आज ये मैकेनाइजेशन की वजह से ही हम अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इतना कर पा रहे हैं, फार्मिंग इतनी कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया सेकेंडली पॉपुलेटेड कंट्री में है, सेकेंड नंबर है पॉपुलेटेड कंट्री में इसका. तो उसके हिसाब से मैकेनाइजेशन के थ्रू ही हम फार्मिंग कर पा रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. नेक्स्ट वन इज इम्पार्ट डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस. Industry imparts dynamism to growth process. This fact is supported with the observation. In the absence of industry, growth process would have been restricted to the production of food for survival. जब इंडिया की इकोनॉमी उतनी डेवलप नहीं थी, फार्मर्स उतने डेवलप नहीं थे, तो जो हमारे फार्मर थे वो सिर्फ, जब इंडस्ट्रीज़ भी नहीं थी, हमारे फार्मर सिर्फ प्रोडक्शन करते थे. सिर्फ किसके लिए कर पाते थे? सर्वाइवल के लिए, मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे. पर जैसे जैसे इंडस्ट्री आई, HYV सीड्स आए. HYV सीड्स भी एक कहना चाहिए साइंटिफिक देन ही है.
तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो उसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि हमें एक नई डायमेंशन मिल गई। अब सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि सेलिंग के पर्पज से भी प्रोडक्शन होने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ एडेड अ न्यू डायमेंशन टू ह्यूमन लाइफ। इट हैज़ जनरेटेड अ वे ऑफ कंज्यूमरिज्म। नेक्स्ट इज growth of civilization. Urbanization in the wake of industrialization has led to the growth of civilization. People became conscious of their quality of life. They work hard to achieve higher level of education and आज हम बात करें तो हर व्यक्ति कॉन्शियस हो गया है क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके, वर्क हार्ड करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है एजुकेशंस के लिए और स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। सिर्फ ये अर्बनाइजेशन के कारण कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन जो हुआ है, लोगों का जो ग्रोथ हुआ है सिविलाइजेशन का, वो थ्रू इंडस्ट्री ही पॉसिबल था और उसी के कारण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ. Industrialization has led to infrastructural growth in the economy. Industry tends to spread across different parts of the country and it spreads, there is an expansion of infrastructural facilities. Infrastructure में कौन कौन सी facilities आती हैं, जैसे हमारे यहाँ का communication system, banking, insurance, power, energy, ये सब चीज़ें infrastructure में आती हैं। तो ये बता रहे हैं इस पॉइंट में कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी अगर पॉसिबल थी तो वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के कारण ही, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अक्रॉस द कंट्री फैली हुई हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फैली हुई हैं। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस, सर्विस, पावर, एनर्जी एंड लाइफ। इनफैक्ट बोथ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ आर इंटरलिंक्ड। द ग्रोथ ऑफ वन एस्केलेट्स द ग्रोथ ऑफ अदर। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होना ज़रूरी है, और जैसे आप अगर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ चाहते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ, और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ चाहते हो तो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अ साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ. Growth process and industrialization are so intimately related to each other that industrialization is often taken in sine qua non of growth, implying that growth occurs as when industrialization spreads. It is a fact that most developed countries today are industrialized country. Industrialization क्या है? एक साइन है ग्रोथ का। अगर आपकी कंट्री फुली इंडस्ट्रियलाइज्ड है तो वो ग्रोथ की फील्ड में आगे है, वो डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर के कौन कौन से फैक्टर हैं जो ज़रूरी हैं पार्टिसिपेशन के लिए for industrial development? Along with the need of developed industry as an epicenter of growth, the planner and politician also realized that the process of industrialization could not be left to the market forces of supply and demand. It could not be left to the wisdom of private entrepreneur. Direct participation of state was considered as the essential rule. अगर हम सारा अपने डेवलपमेंट का ऑब्जेक्ट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स पे छोड़ देंगे तो वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर के लिए ज़रूरत क्या है कि वो डायरेक्ट आगे आके पार्टिसिपेट करे डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। फर्स्ट, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल इन द व्यू ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। इन फैक्टर की वजह से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पब्लिक सेक्टर का ज़रूरी है। फर्स्ट फैक्टर इज लैक ऑफ कैपिटल। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीडेड अ बिग पुश इम्प्लाइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमें एक बुक पुश की ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा एंड बिरला वर ओनली द एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेज इन इंडिया। आज़ादी के समय सिर्फ टाटा और बिरला थी। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज फॉर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दीज इंडस्ट्रियल हाउसेज। पर अगर आप भारत की चाहते थे कि डेवलपमेंट हो, भारत की ग्रोथ हो, इंडिया की ग्रोथ हो, तो उसके लिए मनी की ज़रूरत थी, और ये दोनों कंपनी ऑलरेडी अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को यूज़ कर चुकी थी। अब इनकी जो रिक्वायरमेंट और थी, कंट्री की और रिक्वायरमेंट थी, वो फुलफिल करने के लिए पब्लिक सेक्टर का आगे आना ज़रूरी था। अकॉर्डिंगली इट बिकेम एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू अचीव इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट इज लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. द प्राइवेट इन्वेस्टर lacked inducement to invest. It was owing to limited size of the market. Limited size of the market was owing to low level of demand. Level of demand was low, and because of low level of income there was a short vicious circle operating like this. देखिए यहाँ एक लाइन दी हुई है, लो इनकम के कारण लो डिमांड के कारण लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट ही करना नहीं चाहते थे, लो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसके कारण, और फिर लो इनकम, और ये एक विशियस सर्कल चलता जा रहा था जिससे हमें बाहर निकलना ज़रूरी था। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बाहर निकलना ज़रूरी था। वहाँ पर पब्लिक अंडरटेकिंग
या गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़रूरी था. ओनली अ बिग पुश ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट कुड ब्रेक दिस विशियस सर्कल. अकॉर्डिंगली पब्लिक इंटरप्राइजेज वर द ऑब्वियस चॉइस टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. नेक्स्ट थर्ड वन इज ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस. क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर के लिए काम करती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स प्राइवेट मोटिव के लिए काम करते हैं, तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना ज़रूरी था. द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दिस ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट in the process of industrialization, because it requires investment that generates employment rather than investment that maximize profit. क्योंकि गवर्नमेंट को ये चीज़ पता थी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना बहुत ज़रूरी है बजाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही करेंगे. गवर्नमेंट अगर वर्क करेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन होंगी और वेलफेयर भी होगा लोगों का. कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉज टू बी डिस्करेज एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट रादर देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंसिडर्ड एज द best means to achieve it. Here next topic is given IPR Industrial Policy Resolution 1956, a declaration on leading role of the state. Industrial Policy 1956 was a clear declaration of the government on leading role of the government in the process of industrialization. ये जो IPR है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इसमें सिंपल ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेरेशंस किए थे. जब गवर्नमेंट को ये सारी प्रॉब्लम समझ में आई तो 1956 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आई है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन. उसमें गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के लिए वर्क किया है. दिस रेजोल्यूशन लेड अ रोड मैप ऑफ सेकेंड 5-year प्लान. ऑल्सो इट वॉज अ माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस. इसका मेन थीम ये था कि ग्रोथ करना है विथ सोशल जस्टिस. फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ IPR 1956. अब मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ूंगी जो मेन एलिमेंट हैं IPR 1956 की. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए. फर्स्ट इज थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज़ का जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो थ्री फोल्ड मीन्स 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था इंडस्ट्रीज़ को. इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड एज इन 3 categories. First, those which could be established and developed exclusively as a public sector enterprises. First industries तो वो हैं जो mainly public sector enterprises हैं. Second, those which could be established both private and public enterprises. However, private sector was to play only a secondary role. New enterprises were to be established primarily in the public sector. Public और private दोनों मिला के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, उनका सेकेंडरी रोल रहेगा, पर जो गवर्नमेंट रहेगी उनका मेन रोल रहेगा. थर्ड वन इज़ ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन कैटेगरी 1-2 वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर. बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई इंडस्ट्रीज रन करना चाहती हैं, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज ओपन होना चाहते हैं, तो उन्हें पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा. द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज टू इनकरेज इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री. दिस वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी. ये लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी थी वो गवर्नमेंट ने इसलिए फिक्स की थी ताकि बैकवर्ड रीजन्स जो कंट्री के हैं उनमें भी डेवलपमेंट हो सके और रीजनल इक्वालिटी मेंटेन हो सके. अ लाइसेंस वॉज नीडेड नॉट फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू एंटरप्राइजेज बट ऑल्सो फॉर एक्सपांडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन. ये लाइसेंस सिर्फ नई इंटरप्राइज, लाइसेंसिंग पॉलिसी सिर्फ न्यू इंटरप्राइजेस के लिए नहीं था. अगर आप आपके पुराने प्राइवेट इंटरप्राइजेज और आप किसी एरिया में इसको एक्सपांड करना चाहते हो तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना गवर्नमेंट से ज़रूरी है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल कंसेशन. द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वर ऑफर्ड मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री. दीज कंसेशन इंक्लूड, कुछ डिडक्शंस मिली थी इंडस्ट्रीज़ के लिए. इंडस्ट्रियल कंसेशन जिसको नाम दिया गया, अगर आप बैकवर्ड रीजन में ये इंडस्ट्री ओपन करते हो तो आपको कुछ कंसेशन दिया जाएगा, कुछ डिस्काउंट, कुछ रिबेट दिया जाएगा. ये कंसेशन क्या क्या है, जैसे टैक्स हॉलीडे, फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर समटाइम्स एंड सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई. पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो सब्सिडाइज कर दी गई थी, मतलब जो आम रेट सबके लिए हैं उनसे थोड़ी कम रेट में पावर सप्लाई इंडस्ट्रीज़ को दिया जाएगा. लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल कंसेशन were expected to promote regional equality. इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस IPR का, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 का, कि इन इक्वालिटी, रीजनल इक्वालिटी को मेंटेन किया.
Next, fourth topic is given in your book, that is development of SSI, small scale industry, a policy instrument to promote goal of employment and equity. अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी अचीव करने के लिए बनाया गया था, तो वो कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटे लेवल पे कार्य कर रही हैं। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड टू ब्रॉड डायमेंशन। फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अगर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। एंड नेक्स्ट, सेकेंड, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिसाइड्स सोशल जस्टिस। अगर हम अपने इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ चाहते हैं तो हमें दोनों लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दोनों का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिससे सोशल जस्टिस होगा। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। वो इंडस्ट्री जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आएगी। एट द बिगनिंग ऑफ द प्लानिंग इट वाज डिफाइंड एज हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड 5 लाख। 1951 में जो रूल बना था उसके अकॉर्डिंग तो 5 लाख था लिमिट, पर अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5 करोड़। तो वो इंडस्ट्रीज़ किस कैटेगरी में आएंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीविंग द गोल ऑफ प्लानिंग वॉज अंडरलाइंड बाय कार्वे कमेटी, also called it village and small scale industries in 1955. It underlined the significance of small scale industry in terms of their 3 principal characteristics. एक कार्वे कमेटी है जो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी जिसका फुल नेम है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनका डेवलपमेंट हो या क्या इनके सिग्निफिकेंस हैं, तो वो उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बताए गए हैं। यहाँ साइड में एक पिक्चर भी दिया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, लेबर इंटेंसिव एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोगों को रोज़गार देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, क्योंकि लोग वहाँ हाथ से काम करते हैं, लेबर इंटेंसिव होती है। पर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है पर रोज़गार को छीन लेती है। तो दोनों का प्रॉपर यूज़ करना हमें ज़रूरी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी। हेयर 3 टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSI इज़ गिवन। First is SSI is labor intensive and therefore employment friendly. Small scale industry is generally considered to be labor intensive, where large scale industry is a capital intensive. To produce a given output, a small scale industry is expected to use more labor than capital. A large scale industry on the other hand uses more of capital than labor. अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो लेबर का ज़्यादा यूज़ करती हैं बजाय किसका, कैपिटल का। पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करती हैं बजाय लेबर का। वी इनहेरिटेड एन इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश विच वॉज कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी एंड लेबर सरप्लस इकोनॉमी। जब ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को छोड़ा था ना, तो हमारी इकोनॉमी कैपिटल डेफिशिएंट, कैपिटल था नहीं, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी थी एंड लेबर सरप्लस, लेबर बहुत ज़्यादा थे इकोनॉमी में। अकॉर्डिंगली आवर प्लानर्स राइटली थॉट ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट बाय फोकसिंग ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो ज़रूरत है कि लेबर का यूज़ करें, क्योंकि लेबर ज़्यादा है। तो हमारे जो प्लानर्स थे उन्होंने सही यूज़ किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाई, काम उनका काम चालू करवाया ताकि लोगों को रोज़गार मिले। नेक्स्ट, SSI शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज़ देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड। लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक भिलाई स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील plant is often established close to the source of raw material. This is because raw material requirement of large scale industry is very huge. Its transformation from the distance place leads to high cost of transportation. SSI on the other hand shows locational flexibility. It is therefore equality oriented, contributing to balanced regional growth. ये जो small scale industries होती हैं ये regional growth को equally रखती हैं, क्योंकि अगर हम large scale industries की बात करें तो large scale industries जो होती हैं वो large area में सेटअप होती हैं, पर
हाँ, जो डिफरेंस होता है रॉ मटेरियल जहाँ अवेलेबल है वहाँ से इनका डिफरेंस थोड़ा होता है, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहती है। रॉ मटेरियल इन्हें क्या करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है अपनी फैक्ट्री तक, फिर वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स तैयार होता है, तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा होती है। पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कुछ नहीं होती, क्योंकि ये लोकेशनल फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब जिस लोकेशन पर रॉ मटेरियल है ये वहीं पे होती हैं। तो इनसे ये होगा कि जो एरिया डेवलप नहीं हो पाए हैं, बैकवर्ड हैं, रीजनल ग्रोथ जिनकी नहीं हो पाई है, उनकी ग्रोथ के लिए भी ये वर्क करती हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, एसएसआई नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। एसएसआई needs much smaller investment compared to the large industry. Accordingly, it does not lead to concentration of economic power. Rather, it promotes equality across different section of the society. SSI के साथ एक सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, तो उससे हमारा हर चीज़ का पैसा बचता है। पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इट प्रमोट्स इक्वलिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. Equity is further promoted because greater of employment per unit of investment in SSI compared to the large scale industry. Here next topic is given, salient feature of strategy of industrial growth during the period of 1950-90, its good impact and bad effects. अब यहाँ पे salient features दिए गए हैं, आपको कुछ features बताए गए हैं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्ट्रेटजी है 1950 से लेके 1990 में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्ट्रेटजी थी उसके क्या गुड इफेक्ट्स आए, क्या बैड इफेक्ट्स आए, क्या इसके फीचर्स हैं। So principal feature of the strategy of industrial growth during the period of 1950 to 90 were as follows. First, public enterprises were to play a central role in the process of industrialization. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, उसमें सबसे मेन रोल किसका रहा, पब्लिक इंटरप्राइजेस का रहा। नेक्स्ट, प्राइवेट इंटरप्राइजेस वर टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल in the process of industrialization, that too under the permit license raj. प्राइवेट इंडस्ट्रीज का, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का सिर्फ सेकेंडरी रोल रहा, वो भी उनको लाइसेंस लेके, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके ही वर्क करना है। इट वॉज अ सिस्टम अंडर विच प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड इन मोस्ट केसेज वर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन द लीगली प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस थी उसका मेन फोकस था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब होता है कि जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, उसी का कुछ सब्सटीट्यूट गुड्स हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें, इम्प्लाइंग दैट द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स वाज टू बी अकॉर्डेड अ हाई प्रायोरिटी विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द आइडिया वॉज टू अचीव सेल्फ रिलायंस एज वेल एज इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ताकि देश सेल्फ रिलायंस बन सके। Next is, as far as possible, domestic industry was to protect it from foreign competition. Protection was to offered through, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो सेफ हो सके, मीन्स उसको प्रोटेक्शन मिल सके फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशंस। प्रोटेक्शन वॉज ऑफर्ड थ्रू हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स। अब ये प्रोटेक्शन कैसे दी गई, इम्पोर्ट्स पे हैवी ड्यूटी चार्ज की गई एंड फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटाज। इम्पोर्ट कोटाज मीन्स कोटा फिक्स कर दिए गए कि इतना ही, एक लिमिट फिक्स कर दी गई कि इतना ही इम्पोर्ट होगा। नेक्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वॉज टू डेवलप विद द व्यू टू बिल्डिंग एंड इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द कंट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वॉज टू बी डेवलप विद द व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। Now the next topic is good effects of industrialization. This strategy of industrialization yielded the following good effects. Benefits कह सकते हैं इनको। एक फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश। बिग पुश की ज़रूरत थी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बिग पुश मिल गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। देयर वॉज अ 6% एनुअल इंक्रीज इन आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 90. Second, there was a marked diversification in the industrial sector. Then sunrise industries marked its emergence in the domestic economy. Third, growth of large scale industry like Raurkela and Bhilai steel plants projected an infrastructural shift in the Indian economy. The Indian economy showed its ability to absorb the impact of large scale industrialization. And last one is, growth of SSI made a substantial contribution in achieving the objective of growth with social justice. तो इस इंडस्ट्रियल, ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई। पब्लिक इंटरप्राइजेस का रोल ज़्यादा हो गया, प्राइवेट इंटरप्राइजेस का कम हो गया,
उससे जो हमारी ग्रोथ हुई है इंडियन इकोनॉमी की वो बहुत अच्छे से हुई है, जो कंट्रीब्यूशन एसएसआई का रहा है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए विद सोशल जस्टिस। Briefly, the overall growth pattern in the economy showed a marked trust on the socialistic pattern of the society. Goals of 5-year plan, growth, employment, modernization, equity, and self-reliance emerged as the key parameters of the growth and development. But with these good effects, there are some bad effects of this strategy. Bad effects were as significant as good effects. These are as under. First, public sector monopolies gradually turn out to be dead social weight. पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने अपना एक मोनोपोली क्रिएट कर ली. इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज, पिल्फरेज emerged as the principal characteristics. By incurring huge losses, public sector enterprises lead to inefficient use of scarce national resources. Second, protection of domestic industry stimulated its growth, but it failed to achieve international standards of product quality. Domestic industries को protection तो मिल गई, पर वो जो प्रोडक्ट क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको अचीव करने में हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया. लैक ऑफ कंपटीशन promoted the domestic entrepreneur to focus upon the monopoly control of the market. Growth through competition and diversification was avoided. क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बस इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया में ही यूज़ हो रहा है, इंडिया के बाहर तो जा ही नहीं रहा है, तो एक कॉम्पिटिशन ही नहीं मिला प्रोडक्ट को. नेक्स्ट, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन proved to be an insignificant or inefficient policy instrument. Our foreign exchange reserve started shrinking, and by the end of 1990 these stocks reached at their bottom, so much so that we had to pledge our gold reserve with the World Bank. अब हम कह सकते हैं कि गुड इफ़ेक्ट्स होने के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं. यही कारण था कि गवर्नमेंट को फिर से इन स्ट्रेटजीज़ को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बार फिर से रिविज़िट करना पड़ा, और उसके कारण जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई वो इनके बैड इफ़ेक्ट्स के कारण ही आई, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में हमें इसको पढ़ना है. जो आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें चैप्टर नंबर 6 है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड, तो हम उसमें बाकी सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे.